صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد القولين والثقلين محمد سيد القولين والثقلين والفريقين। अस्सलाम वालेकुम ब्यूटीफुल पीपल, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरे लिए सहरी से लेके अफ्तारी तक की रूटीन इस वीडियो में कवर करना बहुत चैलेंजिंग था, बहुत मुश्किल था, लेकिन मैंने कोशिश की है जितनी कम लेंथी मैं वीडियो रख सकूं उतनी मैं रखूं, लेकिन फिर भी 20 मिनट पे चली गई। और इत्तेफाक देखें कि जिस दिन मैंने फ़ैसला किया कि आज मैं अपनी सारी दिन भर की रूटीन रिकॉर्ड करूंगी, आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, तो मुझे उस दिन इतने ज़्यादा काम आ गए, एक्स्ट्रा किस्म के काम आ गए, जिनमें से एक काम जो मुझे मुसलसल डिस्टर्ब किया हुआ था वो था मेरी अपॉइंटमेंट जो कि मुझे अटेंड करनी थी। और हमेशा मेरे साथ ऐसा ही होता है, जब भी मुझे कोई अपॉइंटमेंट मिलती है तो वो 2 दिन पहले ही बस वो मेरे माइंड में बात आके फ़िक्स हो जाती है कि मेरी अपॉइंटमेंट है, तो वो जब तक ख़त्म ना हो जाए मेरी टेंशन नहीं जाती। और अपॉइंटमेंट मेरी थी डॉक्टर के पास, जो कि मैं ब्लड दे के आई थी, उसकी आज आनी थी रिपोर्ट, तो वो लेने जाना था डॉक्टर के साथ, उस बात पे ही डिस्कशन होनी थी। अच्छा, यहाँ पे बन रही है सहरी, लस्सी मैंने बना ली है और बटर मिल्क लेके आए थे मेरे हस्बैंड, तो उसका फिर वो इतना काम नहीं होता, उसमें आपने बस नमक मिक्स करना होता है और अपने मर्ज़ी के मुताबिक जितनी आप खट्टी पसंद करते हैं आप उतना उसको पतला कर लें। यहाँ पे 2 ही पराठे बनने होते हैं और साथ में मैंने अपने लिए चाय भी रख दी है। मेन ज़रूरी काम तो चाय का ही होता है ना, जितना खाना खाने में टाइम लगता है उतना ही मुझे चाय पीने में टाइम लग जाता है, लेकिन मैंने आधा कप कर दिया चाय। एक तो इस टाइम पे दिल ही नहीं चाह रहा होता कुछ खाने पे, ज़बरदस्ती करनी होती है अपने साथ, और ख़ैर इसके बिना भी तो कोई ऑप्शन नहीं है। लेकिन अपनी ये जो नन्ही सी रोटी आपको नज़र आ रही है, ये मेरी रोटी है। नन्हा सा मैंने पेड़ा किया था और नन्ही सी मेरी रोटी भी बनी थी, बिल्कुल छोटी सी बनी थी, और नाम के ही बस पराठे थे, इतना एक्स्ट्रा मैंने इनको हैवी नहीं किया था। यहाँ पे हमारा आ गया सालन। मुझे लगता है पूरे रमज़ान में मुझे 3 दफ़ा ही सालन बनाना पड़ेगा। ये मैंने आलू गोभी बनाया था जो कि ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा, और फिर क्या करें, इस तरह रिस्क वेस्ट करने पे मेरा बिल्कुल भी दिल नहीं चाहता। और गोभी अगर फ्रीज़ करते हैं तो उसकी वैसे कोई हालत नहीं रह जाती, लेकिन कोशिश कर रहे हैं कि इसको रिकवर कर सकें। खाना बना के फेंक देना, वेस्ट करना बहुत ही अफसोस की बात होती है, तो कोशिश किया करें कि एक दाना भी, एक कतरा भी रिस्क का नहीं वेस्ट करें। और यहाँ पे जी हमारी हो चुकी सहरी, यहाँ पे मेरे हस्बैंड भी आ चुके हैं सलाम दुआ हो गई, और सलाम दुआ के बाद यहाँ पे बस हमारा खाना जो है वो स्टार्ट। सबसे पहले तो आ गए लस्सी के गिलास, और ये इतने लस्सी के गिलास पीने के बाद आप नींद तो भूल जाएं कि आपने सोना है। जैसे ही आपको वो नींद आने के आप करीब होती है तो फ़ौरन से लस्सी अपना आप बताती है कि मुझे पिया हुआ है, तो आप मुझे किसी साइड पे भी लगाओ, इसको निकाल के आओ। लेकिन मुझे तो नींद ही नहीं आ रही, मैं जब भी सैरी करके सोती हूँ उसके बाद मुझे नींद ही नहीं आती। और फिर जी बस देखते ही देखते सुबह हो गई, और आपने फ़ील किया कि जो फजर के टाइम परिंदों की आवाज़ें इतनी खूबसूरत, इतनी खामोशी होती है, वो जब जैसे ही सूरज निकला, मतलब सूरज रोशनी हुई, तो गाड़ियों की आवाज़ें, और वो उस तरह वो जो सुकून था ना वो नहीं था। सारे बर्तन जो मैंने यूज़ किए थे सहरी के टाइम, वो सारे अब मैं डिश वॉशर में डाल रही हूँ। इस टाइम डिश वॉशर में डालने की 2 वजह हैं। एक जो मेन वजह है ना वो ये थी कि मुझे में हिम्मत ही नहीं थी कि उस टाइम मैं बर्तन डाल सकूँ, और फिर बच्चे भी सो रहे होते हैं, बर्तनों का शोर आता है, तो इस वजह से फिर मैंने कहा कि चलो सुबह ही उठ के मैं कर लूँगी। और ये मैजिक देखें, ये बर्तन धुले, वाश हुए और अपनी अपनी जगह पे चले गए। इतने सियाने आपके घर के बर्तन हैं, मेरे घर के बर्तन इतने सियाने। उसके बाद मुझे अपना स्टोव क्लीन करना था, उसके लिए मैं क्लीनर लेके आई थी, कॉफलांड से लेके आई थी। ये स्पेशल स्टोव के लिए है, ये भी स्पेशली स्टोव के लिए है। इनमें से अगर कोई भी अगर आपको मिलता है तो आप बेशक ले लें। ये मैं कहती हूँ कि जो चिकनाहट होती है उसको ऐसे ये निकालता है, आप बस हल्का सा स्प्रे करें, ऊपर से वाइप करें, और वो चिकनाहट की कोई रगड़ने की, एक्स्ट्रा घिसने की ज़रूरत नहीं पड़ती। इसके अलावा जो मेरा लिक्विड जेल था वो भी ख़त्म हो चुका था, उसको मैंने फ़िल किया। और यहाँ पे अब मैं अपना स्टोव और सिंक, इन दोनों को मैं अच्छे से क्लीन कर लूँगी।
मेरे डिश वॉशर में इशू आया हुआ था, वो बर्तन अच्छे से क्लीन नहीं कर पा रहा था। वो बाद में जब मैं पाकिस्तान रही हूँ ना, तो बाद में मेरे हस्बैंड से कुछ हुआ है या उन्होंने कुछ उसका लिक्विड आगे पीछे किया है, कोई ना कोई मसला तो उसे बना था। और अब जाके उसको बड़ी मुश्किल से मैंने उसको सेट किया है, उसका नमक चेंज किया, सारी उसकी क्लीनिंग किया, उसका डेली फ़िल्टर वॉश किया, 2-3 दफ़ा उसमें वो सिरका और सारा कुछ डाल के वॉश भी किया, लेकिन बड़ी मुश्किलों से अब जाके मेरा डिश वॉशर जो है ना वो सेट। और मुझे इतना दुख हो रहा था कि इतना अच्छा डिश वॉशर चलता था, इतने यार क्लीन बर्तन हो जाया करते थे और इतनी ज़्यादा एक्स्ट्रा जगह भी है। यहाँ पे आपको सब कुछ खुद ही फिट करना पड़ता है। और ये जो आप इतने खाने और इतनी दावतें देख रहे होते हैं ना, तो ये सारा कुछ इस डिश वॉशर के सर पे ही होता है। अगर बर्तन भी हाथ से ही धोने पड़ जाएँ तो एक बंदे के तो बस का ये रोग ही नहीं है। प्लस फिर ये कि जहाँ पे आपने कुछ भी करना होता है, किचन आपने सेट करना होता है, अलमारी, बेड सब कुछ लगाना होता है, वो आपने खुद ही लगाना होता है। और अगर आपको कोई इस तरह की लगी लगाई चीज़ निकालनी पड़ जाए तो वो अज़ाब बन जाता है, बहुत मुश्किल काम हो जाता है। इसके अलावा मुझे अपने बेटों की बेडशीट्स चेंज करनी थी। इत्तेफाक से जिस दिन मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रही थी उस दिन मौसम अच्छा था, तो मुझे ये वाला ऑप्शन अच्छा लगा कि मैं इनके जो बेड के कवर्स हैं वो उतार के वॉश कर लूँ। तो यहीं पे बस मैं वो कर रही हूँ और आज मेरे बेटे बहुत ज़्यादा खुश होने वाले हैं। मैं जब भी उनकी बेडशीट्स ये जो कवर है जो चेंज करती हूँ ना, उन्हें इतना अच्छा फील होता है, इतने वो खुश होते हैं ऐसे जैसे नए आ गए। हालांकि नए तो नहीं होते लेकिन चेंज होते रहते हैं ना, तो इनके मैंने 3-4 सेट रखे हुए हैं, वो सारे मैं डालती रहती हूँ वक्फे वक्फे से। तो वो फिर एक अच्छा सा एहसास होता है कि जैसे नई ही चीज़ें हैं। एक जो मसला होता है ना वो ये होता है कि कपड़े ड्राई करने का एक्स्ट्रा मुझे वो होता है। जैसे ही सर्दियाँ आती हैं मुझे ये एक अलग टेंशन बन जाती है, क्योंकि जिस बिल्डिंग में मैं रहती हूँ नॉर्मली जो बिल्डिंग्स होती हैं ना उनमें एक एक्स्ट्रा रूम होता है जिसमें या तो वॉशिंग मशीन्स होती हैं या फिर साथ एक्स्ट्रा एक और सेपरेट रूम होता है या फिर इकट्ठा ही होता है, जिसमें सारी बिल्डिंग जितने भी घर होते हैं वो अपने कपड़े ड्राई डाल के आते हैं, वहाँ पे आपके कपड़े सूखते हैं, वो फिर आपको बालकनी में नहीं रखना पड़ते। लेकिन हमारे पास वो कमरा नहीं है और बालकनी जो हमारी है ना वो है छोटी, मतलब इतनी बड़ी नहीं है। और अगर बारिश आ जाए तो भी कपड़े गीले हो जाते हैं, और अगर उठा के स्टैंड हॉल में रखते हैं ना तो भी उस तरीके से कपड़े जो हैं वो ड्राई नहीं होते। और अगर बेड शीट्स वगैरह आपने वॉश की हों, स्पेशली ये जो मैट्रेस के कवर्स होते हैं, फिटेड जो बेड शीट्स होती हैं, इनको अच्छा खासा टाइम लगता है वॉश होने में, मतलब ड्राई होने में। तो ये एक बड़ा मसला रहता है। ये फिर मैं क्या करती हूँ कि वेदर देख लेती हूँ, जिस दिन मौसम अच्छा होता है तो फिर उस दिन इनको वॉश कर लेती हूँ, और या फिर उतार के रख लिए तो जिस दिन वेदर अच्छा हुआ वॉश कर लिया। यहाँ पे बेडरूम जो है वो बिल्कुल क्लीन हो चुका है, सेट हो चुका है, उसकी मैंने डस्टिंग भी सारी कर दी थी और वैक्यूम क्लीनर लगाया। अब बस मोपिंग करनी है, गीले पोछा जो लगाते हैं। बच्चे भी घर नहीं थे, ये वाला टाइम बेस्ट होता है क्योंकि बच्चे नहीं घर होते, बच्चे बैठते नहीं हैं, रुकते नहीं हैं। तो फिर मेरी कोशिश यही होती है कि जब भी मैं गीला पोछा लगाऊं तो बच्चों की गैर मौजूदगी में ही लगाऊं। अब मेरी आ गई है डॉक्टर के पास जाने की टाइम, अपॉइंटमेंट का टाइम आ चुका है। और यहाँ पे मैं सोच रही थी कि मेरे पास 2 ऑप्शन है, या तो मैं इन कपड़ों के ऊपर अबाया पहन लूँ और ये कपड़े नीचे छुप जाएँ, या फिर मैं कपड़े ही चेंज कर लेती हूँ। फिर मुझे बेहतर यही लगा कि मैं कपड़े चेंज कर लेती हूँ, क्योंकि डॉक्टर हो सकती है आप ब्लड प्रेशर वगैरह चेक करें तो वो इतनी एक्स्ट्रा लेयरिंग हो जाती है, तो वो फिर थोड़ा सा वहाँ पे मुश्किल भी हो सकता है। तो बस जी हम फिर अब डॉक्टर के पास जाने के लिए रेडी हैं। और ये मैं निकली घर से, अपना बैग उठाया। अच्छा, ये जो वुडन फर्श आपको नज़र आते हैं ना, इन ये देखने में तो बहुत प्यारे लगते हैं, लेकिन इनको थोड़ा सा इनका करना पड़ता है। इनको ज़्यादा गीला नहीं करना होता ये, वरना इनमें अगर लकड़ी में पानी जाता है तो वो फूल जाती है लकड़ी। और आपने अगर पोछा लगाया भी है तो ऊपर से एक्स्ट्रा ड्राई करें अपने फ़र्श को। अगर ड्राई नहीं किया तो विंडोज़ सारी ओपन कर दें ताकि हवा लग जाए और आपका फ़र्श जो है ना वो ड्राई हो जाए। टेम्परेचर अच्छा था लेकिन धूप बिल्कुल भी नहीं थी, बारिश लगी हुई थी, मुसलसल बारिश लगी हुई है कितने ही दिनों से। वैसे हमें अब अजीब नहीं लगता जब भी बारिश हो रही होती है ना, क्योंकि हम इतने यूज़ टू हो चुके हैं इस चीज़ के कि बारिश है और साथ में हवा भी चल रही होती है। हमारे लिए मैटर करती है एक चीज़, वो है हवा। जिस दिन हवा अच्छी हो आपके कपड़े ड्राई हो जाएंगे, अगर नहीं है हवा तो आपके कपड़े नहीं ड्राई होंगे। और कपड़े वॉश करने के बाद जो संभालने पड़ते हैं ना वो ज़्यादा मुश्किल लगता है। हम जी अपनी डॉक्टर के पास आके बैठे और यहाँ पे देखा तो कोई मरीज़ कुछ भी नहीं था, हम अकेले ही थे यहाँ पे। और फिर जी डॉक्टर के बाद तो फिर मत ही पूछें क्या हुआ। आप लोगों को काफ़ी इंतज़ार था कि मेरी जब भी ब्लड की रिपोर्ट आएगी तो आपने मुझे बताना है, आपने हमें बताना है कि क्या डॉक्टर ने बताया। और ये आप मेरे हाथ में देख रहे हैं इतने सारे पेजेस। मेरी ब्लड की रिपोर्ट अच्छी नहीं आई थी
और वो मैं आपको आगे थोड़ा-सा चल के बताती हूँ। जितना मुझे आप लोगों ने कहा है ना कि तवा ले लें, तो मैंने सोचा फिर आज कौडी जाती हूँ। कौडी मार्केट का नाम है, वो जो पाकिस्तान में कौडी खेलते हैं, वो वाली कौडी नहीं समझना आपने। यहाँ पे फिर हम आए और यहाँ पे मैंने देखे इतने सारे पैन्स लगे हुए थे, उनमें से देखा कि अगर मुझे कोई तवा मिलता है तो वो मैं आज लेके जाऊँगी। तवा तो मुझे मिला, नज़र भी आया। इस तरह का सेम मैंने किसी ज़माने में रखा हुआ भी था, लेकिन ये था 25 सेंटीमीटर, जो कि मुझे नहीं चाहिए था। ये छोटा है तवा, और इस पे जब आप पराठे बनाते हैं ना तो इसकी साइडों से घी नीचे गिर जाता है, फिर आपका तवा बहुत गंदा हो जाता है और वो फिर साफ़ करने में भी मुश्किल होती है। तो फिर जहाँ पे देखा कुछ नहीं नज़र आया, तो फिर जी फाइनली हमने डिसाइड किया कि फ़ौरन ही घर जाके तो कोई ऑनलाइन देख के तवा हम ऑर्डर कर देंगे, क्योंकि जो इंडक्शन स्टोव्स होते हैं ना, उनके लिए बर्तन आपको एक्स्ट्रा ही लेना पड़ते हैं और वो बर्तन एक्सपेंसिव भी होते हैं और आसानी से मिलते भी नहीं हैं। तो जब आप बर्तन लेते हो, आप उसकी बैक साइड पे उसकी सारी वो देखते भी हैं कि आया ये इंडक्शन पे चल जाएगा या नहीं। अच्छा, यहाँ पे अब हम आ गए हैं फार्मेसी पे। जो डॉक्टर ने मुझे दवाई लिख के दी थी वो मैंने यहाँ पे लेनी है। 5 यूरो ही हमने उसके पे किए थे। और ये है जी थायराइड की मेडिसिन। थायराइड की जो सबसे लाइट मेडिसिन है वो डॉक्टर ने मुझे स्टार्ट की है। और एक्स्ट्रा उबावाइजुंग, यानी कि जहाँ पे स्पेशल इस चीज़ का चेकअप होता है आपके गले का, वो बाकायदा अल्ट्रासाउंड करते हैं, जिस तरह पाकिस्तान मतलब नॉर्मली हम अल्ट्रासाउंड करवाते हैं। तो वो फिर आपको एग्जैक्ट बताते हैं कि वाकई आपको ये इशू है, आपको मेडिसिन चाहिए या नहीं चाहिए। तो तब तक मुझे ये वाली मेडिसिन खानी थी। ये भी कुछ दिन खा के तो फिर मुझे डॉक्टर के पास जाना था अपना चेकअप करवाने के लिए। ये जो फैमिली डॉक्टर है इसके पास मैं गई थी। इसके अलावा मुझे डॉक्टर ने ब्लड की कमी बताई है कि तुम्हें खून की भी कमी है, जितना होना चाहिए उससे काफ़ी कम है तुम्हारा ब्लड। और आयरन की कमी तो मुझे होती ही होती है, वो तो मुझे पता था कि वो होनी है, वो मुझे स्टार्ट से ही है। और इस तरह की कोई एक दफ़ा आपके ब्लड में किसी चीज़ की बन जाए ना कमी, तो वो आपकी बड़ी मुश्किल से ही जाती है। तो फिर जो डॉक्टर ने जैसे ही मुझे बताया कि तुम तो इतनी वीक हो, तुम तो इतनी कमज़ोर हो, तुम्हें तो रोज़े नहीं रखने चाहिए, तुम रोज़े छोड़ के सारा दिन खाना खाया करो, तो मैं नहीं था भी ना मुझे कुछ फ़ील हो रहा। तो मेरी एनर्जी वैसे ही वहाँ पे डाउन होगी। मैंने कहा ये अच्छी डॉक्टर है, इसने मुझे, मैंने कहा हाँ हाँ बस ठीक है, रोज़े तो बिल्कुल भी नहीं छोड़ने, अल्लाह माफ़ करे, इतनी भी तबीयत नहीं है ख़राब। लेकिन ब्लड की जो कमियाँ, वो फ़िलहाल डॉक्टर ने यही कहा, कुछ बताए ऐसे फल और इस तरह की रूटीन बताई कि वो फॉलो करो और ख़ुराक से ही अपना ब्लड पूरा करो। मेडिसिन नहीं दी उस चीज़ की। और फिर नेक्स्ट अपॉइंटमेंट्स जो हैं वो चलती रहेंगे, तो देखेंगे। जाने से पहले वॉशिंग मशीन ऑन करके गई थी, वो कपड़े निकाल के डाल दिए बालकनी में ड्राई होने के लिए। उसके बाद नमाज़ पढ़ी और फिर मैं थोड़ी देर के लिए सो गई। मुश्किल से 1.5 घंटा मैं सोई थी और यहाँ पे 3:30 बजे हुए थे तो मैं जागी, क्योंकि मेरे बच्चों के स्कूल से आने का टाइम हो चुका था और मुझे उनके लिए बनाना था खाना। और यहाँ पे मैंने गोभी वाला पराठा बनाया और फील मुझे क्या हो रहा था कि मेरी एनर्जी बिल्कुल एक्स्ट्रा वो ज़ीरो हुई पड़ी थी और मुझे लग नहीं रहा था कि आज मैं अपनी इफ्तारी जो है वो भी बना पाऊँगी या नहीं। लेकिन फिर भी अल्लाह ताला ने हिम्मत दी और थोड़ी देर बाद तबीयत जो है ना वो सेट होगी। और अपने बेटे के यहाँ पे मैंने कपड़े निकाल के रखे। वो स्कूल से आते ही उसने शॉवर लिया और उसके बस ये ख्वाहिश होती है कि मेरे निकलने से पहले मामा कपड़े डिसाइड करें और रख दें। उसके कपड़े रखे। फिर जी मुझे सुबह के लिए सहरी के लिए आटा गूंदना था, क्योंकि आटा थोड़ा था। और यहाँ पे मैं आटा गूंद रही हूँ और ये आटा निकाल के इसी बाउल में हम डाल देंगे। समोसे बनाने के लिए आटा मैदा डालूँगी मैं, टाइप 405 होती है मैदे की, जो हम लेके आते हैं मार्केट से। और किसी ने मुझसे पूछा था कि यहाँ से बेसन मिल जाता है? नहीं, बेसन नहीं मिलता अभी तक, मुझे तो नहीं मिला। मतलब कि इस तरह के जो आपको लिटिल आल्डी वगैरह में आटे मिलते हैं ना, तो यहाँ पे बेसन की कोई भी किस्म नहीं है। आपको नॉर्मली जो हमारा देसी आटा होता है ना, वो आपको मिल जाता है, वो है टाइप 1050। और उसके अलावा आपको मैदे की 2-3 किस्में मिल जाती हैं। लेकिन टिकटॉक पे किसी ने वीडियो डाली हुई थी, आपको बेसन भी मिल जाता है, मेरे ख्याल से डीएम से आपको बेसन मिल जाता है और वो वहाँ से आप चेक कर लें। मुझे बनाने थे साथ ही समोसे, उनके लिए मैंने आलू भी बॉयल करके रख लिया। और इसके अलावा मैं आज बीफ बर्गर्स बना रही थी, उसके लिए मैंने कीमा सुबह ही निकाल के रख दिया था। और इसमें मैंने डाला नमक, मिर्चें, काली मिर्चें, और इसमें क्रश्ड रेड चिली गई। और इसके अलावा इसमें गया 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर, और उसकी मैंने आपको पैकिंग दिखाई है। स्पाइसेस टैग के मेरे ख्याल से इसको कहते हैं डॉइस में, तो हर मार्केट से ही आपको ये मिल जाता है। मैदा जो था वो भी गुन गया था, उसको भी थोड़ी देर रेस्ट दे दें। समोसे और पकौड़े ऐसी चीज़ें, मुझे नहीं लगता कि किसी को इसका तरीका नहीं आता होगा।
मैं जिस तरीके से समोसों के लिए मैदा गूँधते हैं आपने वही गूँधना है। यहाँ पे असर का टाइम हो चुका था और असर की मैंने नमाज़ पढ़ी। टाइम तो ख़ैर कब से हो चुका था, मैं थोड़ी-सी लेट हो गई थी। और आटा जो है उसको भी मैंने रेस्ट जितनी उसको चाहिए थी वो दे दी थी। और अब इस तरह हम इसके पेड़े बना लेंगे और अपने जो समोसे हैं ना उनको हम बना के रख लेंगे। यहाँ पे इतना ज़्यादा टाइम भी नहीं बचा था, मेरे ख़्याल से कोई 1.5 घंटा बचा था अफ्तारी में। और फिर बस जो इसका आटा होता है ना, मैदा जो आपने गूँदना होता है समोसों के लिए, उसको अगर आप थोड़ा-सा वो रखें ना सख्त थोड़ा-सा रखें तो फिर आपके जो समोसे हैं वो ख़राब नहीं होते। होता क्या है कि अगर आटा ये थोड़ा-सा नरम हो जाए तो आप जिस बर्तन में डाल के रखते हैं अपने समोसे वो नीचे से चिपक जाते हैं और उसके चिपकने की वजह यही होती है कि वो आटा हमारा ढीला होता है। और वैसे तो मैंने देखा है कि काफ़ी लोग जो है ना वो इस तरह जो इसकी रोटियां बनाते हैं इसको हल्का सा तवे पे सेंक लेते हैं, तो उस तरीके से भी आपके जो समोसे हैं वो बहुत अच्छे बन जाते हैं। लेकिन मैंने तो एक दफ़ा ट्राई की थी, वो मेरा कामयाब नहीं हुआ था। फिर उसके बाद मैंने कोशिश ही नहीं की। कोई भी नई चीज़ अगर आप एक दफ़ा, बहुत कम ऐसी चीज़ें होती हैं जो आप पहली दफ़ा ही ट्राई करें तो वो आपकी अच्छी बन जाए। अमूमन आपको 2-3 दफ़ा एक चीज़ अगर आप ट्राई करें ना तो वो आपकी तभी जाके अच्छी बनती है। तो यहाँ पे मेरे हस्बैंड भी आ चुके थे मेरी हेल्प करने के लिए। बाकी जो समोसों के लिए थी ना रोटियाँ वही मुझे बेल के दे रहे थे और मैं बस यहाँ पे समोसे जो है ना इनको शेप देती जा रही थी। कुछ आज बनाएंगे, कोई भी अगर चीज़ अफ्तार के लिए मैं बनाती हूँ तो वो एक दिन में नहीं ख़त्म होती, वो 2 दिन लग जाते हैं, कभी कभार तो 3 दिन भी वो चला जाता है खाना। और ये समोसे जो हैं ये काफ़ी क्वांटिटी में बन गए थे, सबके लिए मैंने 2-2 ही फ्राई किए थे क्योंकि इतना खाया ही नहीं जाता। बच्चे भी मर्ज़ी वाले हैं, उनका दिल हो तो वो कुछ खाते हैं वरना वो नहीं खाते। तो बीफ बर्गर्स भी थे साथ और दही बड़े भी थे साथ और ये समोसे थे। बहुत ज़्यादा मैंने नहीं बनाया था क्योंकि ख़ुद ही खाना होता है, अगर बना बना के रख दे तो फिर बचा रहता है खाना, फिर वेस्ट करने पे भी दिल नहीं चाहता। यहाँ पे हमारे जो दही बड़े हैं वो भी हो चुके रेडी और ये वाली चटनी इतनी मज़ेदार बनी है ना, ज़रूर ट्राई करें। मुंह में पानी आ रहा है अभी भी देख के। खैर अभी तो रोज़ा रखा हुआ है ना, तो इस हालत में तो जो भी देख रहे होते हैं दिल चाह रहा होता है। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा एप्पल कट कर लिया क्योंकि फ्रूट चाट नहीं थी तो मुझे लगा कि एप्पल ही मैं साथ कट करके रख लेती हूँ। ये भी मुझे लग रहा था कि कोई खाएगा भी नहीं क्योंकि सभी फलों से दूर ही भागते हैं। यहाँ पे तकरीबन मेरा काम ख़त्म हो चुका था और ये लास्ट काम था, मुझे बनानी थी बीफ पैटीज़ और अफ्तार में भी बस अब कुछ ही मिनट बच। चाह के भी ना आप नेचुरल जो वॉइसेस है ना वो नहीं कर सकते खाने की, वो इतनी वो आवाज़ अच्छी लग रही होती है ना जब भी हम बनाते हैं तो, क्योंकि पीछे से इतनी ची ची पा पा पो पो होती है ना, कोई कुछ कर रहा है कोई कुछ कर रहा है, बच्चों ने आपस में झगड़े डाले होते हैं। हस्बैंड मेरे कॉल पे लगे हुए थे किसी से, इतना ऊंचा ऊंचा सलाम तो मुझे लगता है आप सबने भी सुन लिया होगा कि वालेकुम सलाम था। अगर सलाम था तो प्लीज़ जवाब दे दें और फिर यहाँ पे मेराज आ गया मेरी हेल्प करने के लिए। वो खुद ही उसने मुझसे पूछा कि मैं टेबल पे प्लेट्स रख दूँ, तो मैंने कहा ज़रूर रखें, क्यों नहीं। लेकिन उन्हें ज़्यादा इंतज़ार था बीफ बर्गर्स का। अच्छा ये इतने मज़ेदार बने थे ना, तो मैं भी आज मोटिवेट हो गई। डॉक्टर ने मुझे इतनी चीज़ें बताई तो मैंने कहा मैंने सारा ब्लड आज के आज ही बना देना है। बीफ में सबसे अच्छा होता है, आयरन की अगर आपको कमी है, ब्लड की कमी है, तो आप बीफ ज़्यादा खाएं। अगर आप खा सकते हैं तो ये आपके लिए बहुत अच्छा होता है। खैर मैंने तो ये सुबह से ही माइंड बनाया हुआ था कि मैं आज ये वाले बर्गर्स बनाऊंगी। फिर जब मुझे डॉक्टर ने कहा तो मैं थोड़ी सी और मोटिवेट होगी और अब मैं गोश्त खाने वाली हूँ। डॉक्टर ने मुझे यही सजेस्ट किया कि गोश्त खाओ जितना खा सकती हो। एनीवेज़ बच्चों को ज़्यादा इंतज़ार था बर्गर्स का। इस तरह की चीज़ें बच्चे तो बहुत ही खुश होकर खाते हैं। और बच्चों के लिए मैंने ये वाले बंस जो हैं ये यूज़ किए थे, लेकिन अपने लिए और हस्बैंड के लिए मैंने ब्राउन ब्रेड यूज़ की थी क्योंकि ब्राउन ब्रेड भी हमारे घर में पड़ी हुई थी, रमज़ान से पहले की ख़त्म नहीं हुई थी। तो मुझे लगा कि ये भी एक अच्छा ऑप्शन है, एक हेल्दी भी तरीका है और इस तरह से जो ब्रेड बची हुई है वो भी ख़त्म हो जाएगी। क्योंकि अब रमज़ान है तो सहरी खा लेते हैं तो फिर ज़ाहिर सी बात है अब उसको खाने का तो टाइम मिलता नहीं है। और ये एक अब मेराज का जिसमें कुछ भी नहीं गया और जिसमें थोड़ा सा सैलड गया है, ये है अब राज का। और अपने जो थे वो मैंने ब्राउन ब्रेड के साथ उसमें मैंने सैलड भी डाला और भी मैंने जितनी वो अपनी मर्ज़ी के मुताबिक टोमेटो वगैरह सारा कुछ डाले। और यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह हमारी इफ्तार टेबल जो है वो हो चुकी रेडी। मैंगो मिल्क शेक भी आ चुका है टेबल पे और रोज़ेदार तो पहले ही टेबल पे मौजूद थे और जिनके चिड़ी रोज़े थे वो सबसे पहले थे, सबसे आगे थे, पहले आए पहले पाएँ वाला सीन था। आज की वीडियो बहुत लंबी हो गई है, मैं बोल बोल के थक गई हूँ और
अगर आप लोगों ने यहाँ तक मेरी वीडियो देखी है ना, तो आप लोगों की हिम्मत को सलाम है और शुक्रिया बहुत-बहुत कि आपने मेरी वीडियो को आप कंप्लीट देखते हैं, आप ख़त्म करते हैं। और आई होप कि आपको मेरी ये वाली वीडियो भी अच्छी लगी हो। यहाँ पे बस ये हमारा इफ्तार का जो टाइम है ना, वो हो चुका है और सबसे ज़्यादा भूख तो ज़ावियार को लगी होती है। प्रॉपर वो साथ बैठ के हमारे दुआ माँगता है और उसको एक प्लेट चाहिए होती है। खाना उसने कुछ है या नहीं, लेकिन उसको प्लेट और उसकी चम्मच सेपरेट चाहिए होती है। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। अब टाइम आया है आपसे खुदा हाफिज़ कहने का। अपनी फैमिली का ख्याल रखिएगा। मुझे और मेरी फैमिली को भी दुआओं में ज़रूर याद रखना है। और जी यहाँ पे हमारा इफ्तार भी डन हो चुका। बर्तन सारे जो थे वो मैंने डिश वॉशर में लगा दिए थे और बस अब डिश वॉशर को ही ऑन करना था। सोने से पहले का एक यही टाइम होता है। इसके बाद नमाज़ पढ़ी थी, मगरिब की नमाज़ पढ़ी थी। उसके बाद मैंने फिर डिश वॉशर में सारे बर्तन डाले थे। अब हो रहा है इशा का टाइम हो रहा है, तो इंशाल्लाह ताला अब इशा की नमाज़ पढ़ेंगे, तरावियाँ पढ़ेंगे और अपने किचन को, प्यारे से किचन को कहेंगे अल्लाह हाफिज़। और इसके साथ ही आपको भी मैं कहूँगी अल्लाह हाफिज़। आपसे बात होगी इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में।